हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट किया था, इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट के 95 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे कि सर आप इसे इंग्लिश में दीजिए और ख़ास तौर पे मतलब यही घटना चक्र का आप क्यों करवा रहे हैं। देखिए है क्या कि अगर आप बीपीएससी के लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू को कवर करना चाहते हैं तो बाकी कोई भी आप किताब उठाएंगे तो वहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। गलती यहाँ भी कहीं कहीं मिस प्रिंट और एक आध तथ्य की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा तो एक ही लैंग्वेज में किया जा सकता है। तो जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए आपके जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं, इसका कोई आपके इंग्लिश का जो सोर्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आइए बिहार के पीवाईक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है आपका खट्टा होता है। कई बार टार्ट्रिक, एसिटिक, इन सब में भी बच्चों को मतलब भ्रम पैदा हो जाता है। तो याद रखिए नींबू आपका साइट्रिक अम्ल का है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक से अधिक विकल्प वाला ऑप्शन जाएगा, पर वो उस समय आपकी परीक्षा में था नहीं। तो यहाँ पर है कि भाई वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब पेट्रोल डीजल आपका जो है ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत अच्छे से नहीं जल पाता, तो ये फिर क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और आपके हाइड्रोकार्बन भी है। तो अगर ऑप्शंस में आए तो एक से अधिक, ये आप याद रखिए कि CO2, CO, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारे ही आपके वाहनों से निकलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, इस्पात उतना ही कठोर बनता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये पिच ब्लेंड है। याद रखिए आपकी जो क्यूरी दंपत्ति थी, उन्होंने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। और ये इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्यूरी दंपत्ति थी, उन्होंने किस पदार्थ के द्वारा पिच ब्लेंड का शोधन किया था? तो रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही उन्होंने शोधन किया था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। दरअसल जो तैरने का तालाब है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक मिलाई जाती है और जल की शुद्धिकरण में जो क्लोरीन होता है उसके ज़्यादा प्रयोग से क्या होता है, क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की जो त्वचा है थोड़ा सा ब्राउनिश या जलने लगती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से हमेशा आपको जल की प्राप्ति होगी। तो देखिए हाइड्रोजन का जब दहन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके 2H2O आपके जल बनाएगा। सोने का घोल जो है वो क्या होता है? तो मित्रों देखिए, जो सोने का आपका घोल है ये एक्वा रेजिया होता है, जिसमें 1 और 3 के रेशियो में आपके नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये दोनों नाम याद रखिए, ज़्यादातर इनके नाम देके ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का रेशियो जो है ये आपका एक्वा रेजिया होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, दरअसल है क्या कि जब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये H2F जो है अत्यधिक आपका क्रियाशील यौगिक होता है और कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में आपका विस्फोट हो जाता है। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की आपकी बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। जैसे खास तौर पे आपने देखा होगा कि जो तांबे की अंगूठियां हैं वो हरी हरी हो जाती हैं, या फिर उंगलियों पे आपके हरे रंग की निशान बन जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए होता क्या है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी भी धातु के ऊपर हरे रंग का जो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो ये तांबे की धातु पे ऐसा होता है, क्योंकि वायु में तांबे का ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग की प्राप्ति होती है? देखिए लाल रंग का जो प्राप्ति होती है ये स्ट्रोंशियम के नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं। मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई लाल रंग की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको कि भाई ये आपका स्ट्रोंशियम नाइट्रेट होता है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होता है, कि स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है। और नीचे लिखा होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक विकल्प सही। तो यहाँ पर एक से अधिक विकल्प मतलब स्ट्रोंशियम के नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट तीनों ही, अगर स्ट्रोंशियम इसमें है तो ये आपके लाल रंग आपका दिखाई देगा। विस्फोटक जो है नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या है? एक एस्टर होता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक में किया जाता है। घरेलू आपके एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से आपको लोहा प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है कि भाई जल में ये अत्यधिक विलय होते हैं? देखिए विरंजक चूर्ण आपका जो है वो पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है, ऑक्सीकारक है।
ये तनु अम्ल खास तौर पे आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर क्लोरीन गैस को बनाता है। एक बात और याद रखिए, ये जो नीचे फॉर्मूले तीनों दे रखे हैं कि भाई आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक आपका जो अम्ल है HCl, इन तीनों के साथ ही जब कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों गैसों से आपको क्लोरीन की प्राप्ति होगी। तो ये फॉर्मूला बेस पे यहाँ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भाई निम्नलिखित में से किससे क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीनों के साथ ही क्लोरीन गैस आपकी प्रदान हो रही है। किस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? तो प्रगलन जो है आपका, इसमें धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। जस्ते से एक आयतन भाग, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है खास तौर पे मैथ्स और कैलकुलेशन का इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे इसको कंठस्थ करिए और खास तौर पे यहाँ पे डिजिट थोड़ा चेंज करके ये जो फॉर्मूला होता है उसे रखिए। जैसे जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि पीतल जो है वो जस्ता और तांबे से बनता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने जैसी कैलकुलेशन लिखी है कि भाई 3 भाग पीतल है, 1 भाग जस्ता है और ये 2 भाग तांबा है, आपने सिंपल इसी को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के अब 1 भाग पीतल बराबर क्या है तो आपने भाग दे दिया, ये आपके सामने आंसर आ गया। इस तरह की इक्वेशन को ध्यान से देखिए और यहाँ पर डिजिट चेंज करके भी आप कैलकुलेट करके अपना एक आंसर रखिए, क्योंकि आपको ये दोबारा प्रश्न देखने को मिल सकता है और ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास समय कम होता है, आप बहुत ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो ये आपका जस्ता और तांबा है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि जो होती है, बर्तन को ऋण ध्रुव से शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? यह लंबे समय तक बढ़ता है। देखिए इसको आयोग के द्वारा यही आंसर दिया गया है। देखिए 2 तरह के केस है, जब आपका जंग लगेगा लोहे पे ज़्यादा से ज़्यादा तो होता क्या है कि भाई वो आपका पूरा जो लोहा है वो आपका सड़ने लगता है, पर एक समय तक, लंबे टाइम तक वो आपका जो होगा वजन को बढ़ाएगा, उसके बाद उसका पूरी तरह से क्षरण हो जाएगा। तो आयोग के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है कि जंग लगे लोहे के वजन में, तो ये लंबे समय तक आपका बढ़ता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है आपकी। देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही स्टेनलेस स्टील बनता है। तो याद रखिए इसमें आपका कार्बन भी है कठोरता के लिए, निकेल भी है और क्रोमियम भी है, तीनों चीज़ें आपकी मिलती हैं तो आपका स्टेनलेस स्टील बनेगा। लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाने पे बनता है स्टेनलेस स्टील। कई बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आपने ये पढ़ा होगा, बीटा इलेक्ट्रॉनों का पूरा योग होता है ये, जबकि आपका जो अल्फा है उसमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन आपके धन आवेशित होते हैं तो वो आपका जो है धनात्मक होगा और बीटा किरण आपकी ऋणात्मक आवेश वाली होती है। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा आपका धनावेशित है, बीटा ऋण है और गामा उदासीन होती है। याद रखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों में कौन सा योग है आपका? तो ये 2882, ये जो 2882 का इलेक्ट्रॉन संरूपण है ये क्षारीय मृदा का है। 28 जो होता है वो नियोन का है, 287 जो है ये आपके क्लोरीन का है और 288 जो है अक्रिय गैस ऑर्गन का है। अब इस तरह के कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब ये कोर साइंस के क्वेश्चन है। अब इस तरीके की मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारे प्रश्नों को तैयार रखिए, लेकिन कम से कम जो आपके PYQ में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो कम से कम आप जो एक्सप्लेनेशन में ये नाम है चारों, क्षारीय मृदा, नियोन, क्लोरीन, ऑर्गन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन संरूपण, अक्रिय गैस, हैलोजन और अक्रिय गैस, इनका जो ये दे रखा है कोड या पासवर्ड, इसको कम से कम याद रखिए ताकि यही क्वेश्चन अगर रिपीट होता है स्टेटमेंट चेंज करके तो आप उसको सही कर पाए। कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम क्या है? तो इसका जो आबंध क्रम आपका होता है मित्रों वो 3 होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। देखिए प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ही आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, सीधा आपके साथ सामने आंसर आ जाएगा 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। एक तत्व जो X है उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ये जो आपके 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके साथ 4 ही आपके जो धनावेशित वाले कण बनेंगे, तो एक और इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि भाई जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा।
हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आपका स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर सिंपल आप एक हाइड्रोजन की बात करें तो अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी आपके 4 हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करेंगे तो ये आपका बनेगा XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? देखिए ये आपके 12 है। तो इस तरह के क्वेश्चन मित्रों, इसको लेके घबराना नहीं है। आपको सिंपल जो एनसीईआरटी के समरी क्रक्स में जब आप इस तरह के आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको देख लेना है जितना आपको सामने सामने चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसके भी चांसेस कम है, लेकिन जो कम से कम रिपीटेड आपसे पूछे गए हैं उतने पर कम से कम आप लोग अपनी अच्छी कमांड रखिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है साइज को लेके। बेंजीन एक आपका हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र है आपका C6H6। याद रखिए सूत्र भी। इसमें 6 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध होता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म जो है बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, और जल में जब मिथाइल अल्कोहल को डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये दोनों ही जो है आपके कॉन्सेप्ट वाली जो बातें हैं इनको याद रखिए कि जब भी शुद्ध जल में आप नमक को घोलने से जल का जो है क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा और उसका जो हिमांक है वो घटेगा। यही कारण है कि आइसक्रीम वगैरह में थोड़ा नमक मिलाया जाता है ताकि उसका हिमांक जो है वो आपका काफ़ी नीचे रहे। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब इसका द्रव्यमान आपका समान रहेगा। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान विद्युत आवेश में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है तो इस क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो ये आपका जो है, एक तो आपका ये कोलाइड विलयन है और दूसरा इसके साथ ये इमल्सन का भी एक उदाहरण है आपके लिए। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे कि एरोसोल हो गया, इमल्सन हो गया और जेल हो गया। तो ये आपका जो है दूध, फेस क्रीम, ये सब इमल्सन के आपके उदाहरण हैं, इनको याद रखिए। और ये कोलाइड विलयन भी है। तो बी और सी दोनों हैं। और अगर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना हो तो इमल्सन आपके ज़्यादा एक निकटतम सबसे सही विकल्प रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये ग्लूकोज बनता है आपका। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत आपको ग्लूकोज बनता है और कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। अल्कोहलिक खमीर जो है फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल बनता है आपका। खास तौर पे आपने यीस्ट या खमीर में देखा होगा। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन में आपको ये पूरा दे रखा है कि किस तरीके से शर्करा और इन्वर्टर से ये आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज है और कैसे ये आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज में जाइमेज, तो जाइमेज आप याद रखिए, ये जो आपका एंजाइम है जाइमेज, ये एथाइल आपके अल्कोहल को बना रहा है। खास तौर पे आपको ताड़ी का एग्जाम्पल याद होगा, वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा था जाइमेज। शक्कर के किण्वन में से क्या बनता है? तो ये इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ये C6H12O6 है। याद रखिए, इस तरह के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। यूरिया में उपस्थित तत्व आपके क्या है? CHNO है आपका। अपमार्जक क्या है? तो ये शोधन अभिकर्ता होता है। साबुन अपमार्जक जो है आपके सफाई करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपका यही आपका क्या है? साबुन है। तो आप लोग याद रखिए, साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है और ख़ास तौर पे आपके ये जो संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल वगैरह जो हैं ये आपके साबुन के ही टाइप हैं। आप इसको ध्यान में रखिए। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पीतल है आपका, इसमें तांबा और जस्ता रहता है। इस पे आपका इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। जो आपका तीसरा और चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं ये आपके बेसिक और या फिर आपके एसिडिक होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है आपके अल्फा, बीटा, गामा तीनों को। और याद रखिए कौन सा आपका धनावेशित है? अल्फा।
ऋणावेशित है, बीटा उदासीन है, गामा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह आपकी नाइट्रोजन है 78.09। वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने में दवाओं में एलिथ्रिन डाला जाता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक है, तो ये विसरण होता है। मतलब कि CO2 को वातावरण से पत्तियों के द्वारा आप चाहे वो ले रहा है, चाहे ऑक्सीजन को पत्तियों से निकालना, ये आपके विसरण के उदाहरण हैं। याद रखिए ध्यान से। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट होते हैं ये स्थायी कठोरता का कारण होता है। याद रखिए आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, ना कि सोडियम पोटेशियम। ये आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है और हंसने वाली गैस में आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका 2 बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। तो त्वचा कैंसर, पराबैंगनी आपका प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट, ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल में मेजर होता है, वैश्विक तापन में CO2 का बहुत बड़ा योगदान है, ओजोन छिद्र आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है यूरेनियम से पैदा की जाती है। अम्ल वर्षा के घटक क्या है, तो ये आपका देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये आपके इसके मतलब मेन है घटक हैं। तो HNO3 और आपके H2SO4 है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रेन का होता है आपका बहुलक। खास तौर पे ये आपका जो सूत्र है यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन की संख्या से। और अभी करंट में आपको एक प्रश्न बताना है कि अभी आपका X100 नाम से जो आपके 100 मतलब जो आपके ऑक्टेन वाला हमने अभी एक फ्यूल जो है किस देश को हमने भेजा है और किसके द्वारा बनाया गया है। X100 आपका नाम है फ्यूल का। CNG का मुख्य घटक क्या है, तो ये आपका CNG का मुख्य घटक जो है, जैसे मान लिया आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है, तो ऐसे हमने X100 नाम का एक फ्यूल बनाया, हमने किस देश को भेजा है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। CNG का मुख्य घटक क्या है, तो ये आपका CH4 है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कैरोसिन में। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप किसी पदार्थ के साथ गर्म करेंगे तो इससे आपका किस पदार्थ को अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड के साथ अम्ल बनेगा। जस्ते से बनती है आपकी विद्युत बैटरियों में यूज़ किया जाता है। यूरेनियम से क्या बनता है, तो बिजली आपकी। कई सारे बहुत पुराने क्वेश्चन बहुत सीधे साधे होते थे, अब हालांकि थोड़ा सा NCERT बेस लाइन देके 67, 68, 69 BPSC में काफ़ी अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ केमिस्ट्री में ऐसे आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे जो दोबारा आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर वही आपका पीतल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए सेम, तो वो तांबे वाले क्वेश्चन को करने में आपको समस्या आ जाएगी। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, तो आपके सामने यहाँ पर ये 68 BPSC का मतलब क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आपका जो सही उत्तर है यहाँ पर है। तो मित्रों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। और कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें ही उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। और आपके CuO की प्रकृति क्षारीय है अथवा ये एक उभयधर्मी नहीं है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो है आपका ये उभयधर्मी नहीं है। आपका कॉपर ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी आपका जो है नहीं है और ये इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो एक से अधिक विकल्प आपके हैं क्योंकि सारी ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला ये दे रखा है कि ये अम्ल कौन सा वाला है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का ये फॉर्मूला है। तो ये आपके जितने भी यहाँ पर कुछ मेन जो आपके सबसे प्रमुख अम्ल हैं, जैसे कि एसिटिक, ऑक्सैलिक, कार्बोनिक, इन सब के ये जो आपको ऑप्शन में और भी दिख रहे हैं, इन सबको आपने क्या करना है, इन सबका फॉर्मूला मित्रों लिख के रट लीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये बाकी जितने भी आपके अम्ल हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कम से कम ये 8-10 का नाम आप लोग याद रखिए फॉर्मूला, ये पक्का आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में।
आपको 3 परखनलियां दी जाती हैं, उनमें से एक में आपका आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है आपका नीला हो जाएगा, तो ये क्षार में आपका होगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो ये सिरके के समान होती है। जो आपका एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, सिरका, और आपका कार्बोजिलिक अम्ल के रूप में ये सेम है। आपके एथेनोइक ही आपका सिरका है और कार्बोजिलिक है आपका। इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए, देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, ये सूत्र आपको याद रखना है। शुष्क आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये लिटमस पत्र का रंग जो है क्यों नहीं बदलता है, कारण क्या है, क्योंकि कोई भी H3O आयन जो है उसकी वो इसमें मौजूद नहीं है। लिटमस केवल H3O आपके आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। विषम का पता यहाँ पे लगाना है, तो देखिए विकल्प में दिए गए में आपका जो फल का पकना है, सीमेंट की सेटिंग है तथा कोयले का जलना, सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है और सभी आपके ऊष्माक्षेपी हैं। अतः इसमें आपका, इसलिए इनमें से कोई भी विषम नहीं है। ये आपके सारे ही रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन और आपके एलोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन ना तो उसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना है और ना ही कोई उसमें कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन आपका परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल षटकोणीय वलय की तरह होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार आपका जो यहाँ पे हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटन के तौर पे किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो ई होगा। लेकिन आपको ये हीरे और ग्रेफाइट की ये जो दे रखी है षटकोणीय चतुष्फलक और ये आपके ये सारे जो आपकी यहाँ पे स्पेशलिटीज़ हैं, इन सबको याद रखिए, क्योंकि इन पे आपको एक प्रश्न मिल सकता है। कोलाइड कण का ये याद रखिए, सीधा आपको रट्टा मारना है। जो आपके नॉन साइंस के यहाँ स्टूडेंट है, 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो ये दीपक की कालिक है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप आपका दीपक की कालिक होती है। आधुनिक परमाणु प्रतीक में आपका बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो आधुनिक जो आपका परमाणु प्रतीक है, ये बर्जेलियस की जो पद्धति है उस पर आपका डिपेंड है। तो याद रखिए, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है, सीधा इसको रट्टा मारिए। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, ये जल शुष्कक होते हैं। बस आपको ये रटना है, ये जो आपका दे रखा है कि ये डेसिकेंट्स हैं, इनको याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों, क्योंकि आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन बना लेती है, दम घुटने से लोगों की मृत्यु होती है। खास तौर पे देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये चीनी मिट्टी जो आपकी होती है, आपकी जो कायोलिन है, इसे चीनी मिट्टी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नरम सफ़ेद ये पदार्थ है। अब इसी का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये भी आपको याद रखना है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट ही आपका चीनी मिट्टी है, कायोलिन है, याद रखिए। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। यही अभी आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, ये अपचयन होता है आपका। अपचयन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 2 सबस्ट्रेट आपके जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके 2 उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है आपका, ये दे रखा है। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, सफ़ेद व्हाइट लेड है। क्षारीय आपके लेड कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वो सफ़ेदा होता है, व्हाइट लेड। इसका सूत्र आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, तो लिथियम की आपकी जो है परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, बोरॉन बेरिलियम से भी ज़्यादा। और नीचे यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसको याद कर लेना है कि भाई किसकी आपकी कितनी है, ताकि उनके विकल्प के तौर पे भी कहीं ऑप्शन ना बना दिए जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो लिथियम है इसकी 1.82 है, बेरिलियम का आपका 1.58 है और बोरॉन का 1.92 है।
हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो n2। रट्टा मारिए इसको, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मूला है ये बोर के अनुसार, ये अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स बीएससी एमएससी के, वो तो इसको समझ लेंगे। बाकी लोग सीधा ये फॉर्मूला रटना चाहते हैं रट लीजिए, नहीं तो कम से कम इस प्रश्न को देख के आप ये n² याद रखिए, क्योंकि सीधे सीधे रिपीट होते हैं कई बार क्वेश्चन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ये इसके चरण कौन से हैं? तो देखिए, सिटॉइल CO के निर्माण के समय, क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक आपके एसिड के निर्माण में, और क्रेब्स चक्र में आपके सियोसिनिक के अम्ल के निर्माण में। तो अब ये याद रखना चाहे तो क्रम में आप इसको याद रख लीजिए। ये आपका जो सिटाइल है, क्रेब्स चक्र है, कीटोग्लूटेरिक एसिड वाला है, और क्रेब्स है आपका, इसको आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। अब इस तरह के जब प्रश्न आपको अगर यहीं से उठा के दे दिए जाएं तो आप सोचेंगे कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये स्कूल टीचर हेडमास्टर का आपके 2023 का क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। यह शायद हो सकता है कि इसको उठा के आपके लिए, बस कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन देने होते हैं जहाँ पे लॉजिक नहीं होता, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाते हैं कि आप लोग गलतियाँ करें। तो ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में छोड़ना होता है, लेकिन अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने पुराना इस तरह से रट रखा है, तो आप कम से कम इस तरह की डिटेल्स को देख के उसका आंसर जरूर देख लीजिए कि क्या आपको लगाना है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ये अपचयन होता है जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है, ना कि बढ़ती है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है कि भाई आणविक लक्ष्य के आधार पर ही मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब प्रश्न का दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक आपके रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ये है आपका उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नींबू का रस है, संतरे का रस है, नमकीन पानी है, सब इसके मतलब कि सुचालक होते हैं विद्युत के। तो मित्रों, ये आपके 190 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, आपके PYQ हैं, और इंग्लिश का जो आपका PDF है PYQ का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पैरासोल GS के टेलीग्राम चैनल पे। मित्रों, 22 तारीख लास्ट डेट है हमारे ब्रह्मास्त्र बैच की। इसके मैंने आपको आज भी क्वेश्चन शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, आप देखिए। प्रश्नों का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा रखा गया है, टफ बनाए गए आपके लिए क्वेश्चन। कई सारे स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेन की थी कि सर क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा टफ बनाए, लेकिन मित्रों जब आपको सही लेवल पे चुनौती दी जाएगी तभी आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति और चुनौतियों के लिए आप स्वयं को तैयार कीजिए, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, और पैरासोल GS को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा।